हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछली 12th क्लास की वीडियोज में हम चैप्टर फर्स्ट वाटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसकी 2 क्लासेज हम पहले पढ़ चुके हैं। दोनों क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, आप वहां से उनको वॉच कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप अपनी क्लासेज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो सेकंड जो क्लास थी उसमें अंत में हमने पढ़ा था कि हमारी ज़्यादातर जो कृषि है वो मौसमी बरसात के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और यही वजह है कि कई बार बरसात के नहीं होने या बरसात के अनियमित होने की वजह से हमारी जो कृषि है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 3, जिसमें स्टार्टिंग से है द प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल इरोजन एंड ऑफ इनएक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। द प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन की समस्या, एंड ऑफ इनएक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल। इनएक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। यानी कि दोनों समस्याओं की बात करें, कौन कौन समस्या की बात है यहाँ पर। एक तो सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, मृदा अपरदन और साथ ही साथ बरसात का अपर्याप्त होना या बरसात का नहीं होना, और या फिर बरसात का नियमित रूप से नहीं होना। ये दोनों आपस में क्लोजली जुड़े हुए कनेक्टेड हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यानी कि मृदा अपरदन कब होगा उसकी समस्या, और साथ ही साथ बरसात का नहीं होना या बरसात का कम होना, ये दोनों समस्याएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, इन अदर वर्ड्स ऑन एंड इन द सोइल। आगे बताया गया है कि इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट की द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स की अपनाना। अडॉप्शन का मतलब क्या हो गया, अपनाना। किसको अपनाना, ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब हो गया तकनीक। कौन सी तकनीकों को अपनाने की बात हो रही है, प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन, यानी कि जो रोके किसको, सोइल इरोजन को। यानी कि जो मृदा अपरदन रोकने की जो तकनीक है उनको अपनाने से वुड आल्सो हेल्प, ये भी मदद करेगा टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब संरक्षित करने में, एंड कीप द वाटर, और उस पानी को रखने में, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। यानी कि जहाँ पर पानी की जितनी आवश्यकता है उस पानी को वहाँ रखने में भी, और मृदा अपरदन को रोकने वाली जो तकनीक है वो भी फ़ायदा करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मृदा अपरदन को रोकने वाली जो तकनीकें हैं उनको अपनाने से हमें पानी हम जहाँ चाहे वहाँ पर हमें उसको ले जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे कि ऑन एंड इन द सोइल, कि हम उसको मिट्टी के ऊपर रखें उस जल को, या मिट्टी के अंदर रखें, वह जहाँ चाहे हम उस पानी को ले जा सकते हैं। एंड और सच टेक्निक्स, और ऐसी जो टेक्निक्स है, ऐसी जो तकनीकें हैं, देयरफॉर इसलिए सर्व डबल पर्पज, 2 लक्ष्यों का काम करती है। डबल पर्पज, 2 उद्देश्य, कि ऐसी जो तकनीकें होती है वो 2 जो उद्देश्य है उनको पूरा करती है। सर्व का मतलब पूरा करना कह सकते हैं अपन, कि ऐसी जो तकनीकें हैं वो 2 जो उद्देश्य है उनको पूरा करती है। इट इज़ एविडेंट हाउ एवर दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड। दैट इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर, हैविंग ओनली सीजनेबल रेनफॉल, अगर क्या होती है मौसमी बरसात हुई, तो उसका इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, उस बरसात के पानी की अत्यधिक मात्रा, इमेंस का मतलब हो गया बहुत मात्रा या अत्यधिक, और क्वांटिटी का मतलब मात्रा, यानी कि एक देश के अंदर जो मौसमी बरसात होती है उसकी, उस बरसात की अत्यधिक जो मात्रा है, मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, वो तो ज़मीन पर क्या हो जाता है, बहता रहता है। मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, कि जो ज़मीन पर जो पानी है वो वहाँ पर चलता रहता है। तो वो जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर बहता रहता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ विटाल इम्पोर्टेंस। द कलेक्शन यानी कि संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन, और
उसका उपयोग। कलेक्शन का मतलब तो क्या हो गया, संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया उसका उपयोग। ऑफ दिस वाटर, इस पानी का, इस जल का संग्रहण और जो उपयोग है, इज देयर फॉर, इसलिए, ऑफ विटाल इंपॉर्टेंस, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विटाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं विस्तृत, और इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, यानी कि अगर अपन जो बरसात के पानी का संग्रहण करें, उसका उपयोग करें, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, इसका ज़्यादातर जो भाग है, यानी कि वर्षा का जो पानी आता है उसका ज़्यादातर जो भाग है, फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, तो वो बहता चला जाता है किसमें, स्ट्रीम्स का मतलब छोटी नदियाँ, एंड रिवर्स का मतलब नदियाँ। तो छोटी जो नदियाँ हैं, नदियाँ कह सकते हैं झरने, जो नदियाँ हैं उनमें बहता रहता है, एंड और अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे, और अंतिम रूप से, अल्टीमेटली बोला अंतिम रूप से, फाइंड्स इट्स वे, वह उसके रास्ते को दिखा देता है, कहाँ, टू द सी, समुद्र की ओर, और अंत में वो जो पानी है नदियों के सारे कहाँ चला जाता है, समुद्र में। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड, प्रेशियस फ्लूइड कौन है यहाँ पर, यानी कि हमारा जल। प्रेशियस का मतलब हो गया बहुमूल्य, और फ्लूइड का मतलब द्रव। बहुमूल्य द्रव कौन सा है, जल की बात हो रही है। तो जल की जो अत्यधिक मात्रा है, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, आर थस लोस्ट, इस प्रकार से वो लोस्ट कर दी गई, लोस्ट का मतलब जो व्यर्थ कर दी गई है, टू द कंट्री, से देश के लिए। तो इस प्रकार से जो इस कीमती द्रव की अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा है, वो इस राष्ट्र के द्वारा खो दी गई है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विथ ऑन नेशनल लाइन्स। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर, कि हमारी जो नदियां हैं उनको काम में लेना। हार्नेसिंग का मतलब क्या होता है, काम में लेना, या फिर कह सकते हैं उपयोग करना। तो द हार्नेसिंग, तो हमारी नदियों को काम में लेना, द वाटर ऑफ विच, जिसका ज़्यादातर जो पानी है, नाउ मोस्टली रन्स, जो मुख्यतः रन्स के मतलब बहता है, टू वेस्ट, किधर के चला जाता है, खराब हो जाता है, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिस पर विचार किया जाना चाहिए निश्चित तौर पर, एंड डील्ड, और इस पर कार्यवाही किया जाना चाहिए, विथ एन नेशनल लाइन्स, एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर। यानी कि कह रहा है कि नदियों को काम में लेना, कौन सी नदियों को काम में लेना, जिसका पानी मुख्यतः बेकार चला जाता है, उन नदियों के पानी को काम में लेना, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। ये कैसी है, नेशनल प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय समस्या है, जिस पर विचार करना ही चाहिए, और साथ ही साथ इसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्यवाही करनी चाहिए। वास्ट एरिया ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल्स कुड बी टर्नड इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन। आगे कहता है देखो, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, यानी कि इस धरती का बहुत ज़्यादा क्षेत्र, बहुत विस्तृत क्षेत्र, विच एज प्रेजेंट, जो वर्तमान में, आर मेयर स्क्रब जंगल्स, जो केवल क्या है, मेयर का मतलब तो गया केवल, और स्क्रब का मतलब हो गया झाड़ियाँ। स्क्रब का मतलब क्या होता है, झाड़ी, और जंगल तो आप जानते ही है, जंगल। तो इस धरती का विस्तृत क्षेत्र जो आज कैसा है, केवल जो जंगल की झाड़ियाँ हैं उनके जैसा है, मतलब ये कह सकते हैं कि रेगिस्तान के जैसा है। क्यों, क्योंकि जो झाड़ियाँ होती है वो आपको पता होगा रेगिस्तान में उगती है। तो विशाल क्षेत्र जिस पर आज केवल क्या है, झाड़ियों का जंगल है, वो क्षेत्र कुड बी टर्नड, बदला जा सकता है, इनटू फर्टाइल, किसमें, उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या हो गया, उपजाऊ, एंड प्रॉस्परस कंट्री, प्रॉस्परस का मतलब हो गया समृद्ध राष्ट्र में। समृद्ध राष्ट्र में कैसे बदला जा सकता है, बाय करेजियस एंड वेल प्लानड एक्शन। करेजियस का मतलब साहसपूर्ण, और वेल प्लानड का मतलब हो गया सुनियोजित कार्य, सुनियोजित कार्य। यानी कि कहता है यहाँ पर कि साहसपूर्ण और सुनियोजित कार्यों से जो आज की टाइम का जो जंगल वाला क्षेत्र है, यानी जंगल वाला कौन सा क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पर केवल झाड़ियाँ होती है, तो वो झाड़ियों वाला जो जंगल क्षेत्र है उसको भी उपजाऊ और समृद्ध राष्ट्र के तौर पर बदला जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। आगे कहता है कि क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति का संरक्षण, जल आपूर्ति का संरक्षण। तो जल आपूर्ति का जो संरक्षण है उसी के साथ साथ एक और समस्या जुड़ गई है, वो भी क्लोजली जुड़ गई है। कौन सी समस्या है वो? एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब हो गया वनोरोपण, यानी कि जब हम पानी की सप्लाई करते हैं उसके संरक्षण के साथ साथ हमको एक और समस्या है। कौन सी समस्या है? वनों को लगाना। यानी कि वन नहीं होते हैं तो फिर आप देखते हो पानी की जो संरक्षण है वो भी नहीं हो पाता। तो दोनों जो समस्याएं हैं कौन कौन सी? एक तो वनारोपण और एक है पानी की आपूर्ति की समस्या। ये दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। क्लोजली कनेक्टेड मतलब मजबूती से आपस में प्रबल रूप से जुड़े हुए हैं। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग of the suitable trees in every possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungles is one of the most urgent needs of India। आगे कहता है द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज। सूटेबल यानी उपयुक्त प्रकार के, जो सिस्टमेटिक प्लांटिंग करें, उपयुक्त प्रकार के जो पेड़ होते हैं, सूटेबल ट्रीज जो होते हैं उनके सिस्टमेटिक प्लांटिंग यानी कि अगर उनको अपने बिल्कुल सिस्टम के साथ, व्यवस्था के साथ अगर उनका वृक्षारोपण करें, इन एवरी पॉसिबल प्रत्येक संभव और असंभव क्षेत्रों में, इन पॉसिबल एरियाज को मतलब असंभव क्षेत्र, यानी कि प्रत्येक संभव और असंभव क्षेत्रों में यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से प्लांटिंग करें उपयुक्त प्रकार के पेड़ों की, और द डेवलपमेंट ऑफ वाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और एक ऐसे प्रकार का जो जंगल है जिसका विकास करे जिसे क्या कहा जा सके? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब एक तरीके से ठीक ठाक, यानी कि इसमें दो तीन बातें बताई जा रही हैं कि यदि हम प्रत्येक संभव या असंभव क्षेत्रों में उपयुक्त प्रकार के पेड़ों की सिस्टमेटिक तरीके से प्लांटिंग करें और उन जंगलों का विकास करें जिसको क्या कहा जा सके? सिविलाइज्ड कहा सके। और साथ ही साथ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, जो क्या हो? थोड़ा सा भिन्न हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब अलग हो, वो जंगल जो हैं वो थोड़े से अलग हो, भिन्न हो। किससे? फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल से। वाइल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से जंगली, और अनटेम्ड का मतलब हो गया अव्यवस्थित। यानी कि वो जंगल कैसे होने चाहिए? उन जंगली और अव्यवस्थित जंगलों से अलग होने चाहिए। अगर वो करते हैं तो ये सब जो हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। यही हमारे देश की सबसे ज़रूरी जो आवश्यकता है उनमें से एक है। अब देखो यहाँ पर यानी कि हमको आवश्यकता बताइए किस चीज़ की? कि हमें ऐसे जंगलों का विकास करना है, ऐसे पेड़ों को लगाना है जिससे क्या होगा? जो साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको कैसा माना जाए? सिविलाइज्ड। यानी कि सिविलाइज का मतलब है एक तरीके से ऐसा अच्छा माना जाए, बिल्कुल हरियाली वाला। अब जंगलों की भी यहाँ पर दो तरीके से बातें बताई जा रही है। एक तो बताया जा रहा है वाइल्ड फॉरेस्ट। वाइल्ड फॉरेस्ट का मतलब जंगली वाले, जंगली मतलब इसमें कह सकते हैं जिसमें केवल क्या होती है? झाड़ियाँ, जो मरुस्थलों की बात है। और एक बताया जा रहा है यहाँ पर सिविलाइज्ड जंगल, यानी कि सिविलाइज्ड का मतलब आप कह सकते हैं जिसमें क्या होगा? हरियाली वगैरह होगी। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन कर रखा है कि हमें उन जंगलों का विकास करना है जो कैसे कहलाए जा सके? सिविलाइज्ड कहलाए जा सके, और उन वाइल्ड और अनटेम्ड जंगल से वो अलग होने चाहिए। यही हमारे भारत देश की सबसे ज़रूरत वाली जो चीज़ है उनमें से एक है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम सूटेबल जो ट्रीज़ है, उपयुक्त जो पेड़ हैं, उनकी सिस्टमेटिकल तरीके से प्लांटिंग करते हैं तो इससे सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। तो ऐसे जो प्लांटेशन है, ऐसे जो वृक्षारोपण है, वुड डायरेक्टली, वो चाहे सीधे तौर पर बात करें चाहे वो इनडायरेक्टली तौर पर बात करें, तो वो एक अनटोल्ड वेल्थ साबित होंगे। अनटोल्ड वेल्थ का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि एक असीम संपदा का स्रोत जो है वो साबित होंगे टू द कंट्री, हमारे से राष्ट्र के लिए। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, अगर वृक्ष लगेगा तो दे वुड चेक सॉइल इरोजन, वे जो मृदा अपरदन है उसको भी रोकेंगे। चेक का मतलब क्या होता है? रोकना, और सॉइल इरोजन का मतलब हो गया मृदा अपरदन, तो वे मृदा अपरदन को भी रोकेंगे। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री,
और जो देश में जो बरसात होती है, रेनफॉल जो है, उसको भी कंजर्व करेंगे। कंजर्व कर लो, उसको भी संरक्षण करेंगे, पानी को भी तो वो रोकेंगे। फिर फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, यानी कि जो फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, जो यानी कि जो खराब जो होता है वो बहकर चला जाता है, उससे उसके बजाय वो उस पानी का भी संरक्षण करेंगे। तो वर्षा के जल को व्यर्थ में बह जाने के बजाय वो उस बरसात के पानी का भी संरक्षण करेंगे। एंड साथ ही साथ वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप फ्यूल। चीप फ्यूल का मतलब हो गया सस्ता ईंधन। अब भाई बरसात होगी तो पेड़ पौधे उगेंगे, और पेड़ पौधे उगेंगे तो सबसे सस्ता ईंधन भी क्या है, लकड़ी है। तो जो चीप फ्यूल है, सस्ता ईंधन है, उसकी आवश्यक जो आपूर्ति है उसको भी प्रोवाइड करेंगे फिर वो। दस रेंडर अननेसेसरीली द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। अब देखो यहाँ पर आ रही है फार्म यार्ड। फार्म यार्ड का मतलब हो गया खेत। खेतों की जो मैन्योर होती है, मैन्योर का मतलब प्राकृतिक खाद, जिसे अपन कह सकते हैं गोबर वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो क्या है, मैन्योर है। तो खेतों की जो खाद है उसका वेस्टफुल कंजर्वन वेस्टफुल का मतलब हो गया वेस्टफुल कंजर्व का मतलब है कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है कन्वर्जन का मतलब, रूपांतरण यानी बदलाव। जो वेस्टफुल कन्वर्जन है यानी कि अनावश्यक जो रूपांतरण है, अपव्यय जो रूपांतरण है, उसको भी वो कम कर देगा, अननेसेसरी कर देगा। किससे, फार्म यार्ड मैन्योर। यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब हो गया जो खेतों की जो प्राकृतिक खाद है उसका हम गलत तरीके से जो अपन बदल देते हैं उसको भी अनावश्यक कर देगा इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। किसके तौर पर, एक ईंधन के तौर पर। इसमें ये क्या है ईंधन के तौर पर, मतलब ये हुआ कि जो हम प्राकृतिक खाद को यूज़ करते हैं, प्राकृतिक खाद की जगह हम जो एक गलत तरीके से एक रासायनिक खाद जो यूज़ करने लगे हैं उसको भी यह बिल्कुल बदल देगा। Measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. The measures यानी कि आवश्यक उपाय, the measures necessary जो आवश्यक उपाय, किसके लिए आवश्यक उपाय, to control the movement of water, पानी की गति को नियंत्रित करने का, and conserve its supplies, और इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने के। तो पानी की जो मूवमेंट है, पानी की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए और इसकी जो सप्लाई है उसको संरक्षित करने के लिए जो आवश्यक उपाय है, ये उपाय कैन आल्सो सर्व सब्सिडारी पर्पज। ये गौण जो लक्ष्य है, गौण जो उद्देश्य है, सब्सिडारी का मतलब क्या हो गया गौण, और पर्पज का मतलब हो गया उद्देश्य। तो जो गौण उद्देश्य उनको भी पूरा कर सकते हैं। कौन से गौण उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण जो जीवन है, कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण, और लाइफ का मतलब जीवन, ग्रामीण जीवन को कीमती बनाने का, ग्रामीण जीवन को कीमती बनाने का जो गौण लक्ष्य है उसको भी पूरा कर सकते हैं। यानी कि यदि हमें पानी की गति है उसको नियंत्रित कर ले, या नियंत्रित करने का जो उपाय निकाल ले, या फिर इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने का उपाय निकाल ले, तो इससे क्या होगा, ग्रामीण जो जीवन है उसको कीमती बनाने का जो गौण लक्ष्य है उसको भी पूरा किया जा सकता है। बाई फार अब तक द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री बाई बोट्स एंड बार्जेस थ्रू कैनाल्स एंड रिवर्स। बाई फार अब तक द चीपेस्ट फॉर्म सबसे सस्ता रूप ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट आंतरिक परिवहन का, आंतरिक परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है इन ए कंट्री, एक देश में, ये जो है क्या है वो बाई बोट्स यानी कि नाव से जाना, एंड बार्जेस, बार्जेस का मतलब है छोटी लंबी नावें। तो छोटी जो लंबी नावें हैं या नाव जो है उनसे जाना, यही एक सबसे सस्ता साधन रहा है अब तक। थ्रू कैनाल्स एंड रिवर्स, किस में होकर के, नहर या नदियों में होकर के। कैनाल्स का मतलब नहरें एंड रिवर्स का मतलब नदियाँ। तो नहरें और नदियों में होकर के जब हम बोट्स के द्वारा या बार्जेस, बोट्स का मतलब नाव हो गया और बार्जेस का मतलब लंबी सकड़ी जो नाव होती है उसको कहते हैं बार्जेस। तो इनके द्वारा जाने से ही जो यही है हमारा इस देश में सबसे आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता साधन रहा है अब तक। बट लेकिन वी हेयर हम सुनते हैं मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड्स कंस्ट्रक्शन। हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, किसके बारे में, प्रोग्राम्स ऑफ रेल्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि रेल और सड़क निर्माण के बारे में।
हम रेल और सड़क निर्माण के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या हम जो समुद्री मार्ग है उसके निर्माण के बारे में कुछ सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। बट लेकिन फार टू लिटिल, लेकिन बहुत ही कम सुनते हैं, ना के बराबर सुनते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवे। इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक, और वाटरवे का मतलब समुद्री रास्ता कह सकते हैं, पानी का मार्ग बोल सकते हैं इन इंडिया, भारत में। लेकिन हमें भारत में जो इंटरनल समुद्री रास्ते हैं, आंतरिक जो समुद्री रास्ते हैं, उनके बारे में, उनके विकास के बारे में बहुत ही कम सुनते हैं। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात आती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया जल विद्युत, और पावर का मतलब हो गया ऊर्जा। तो जल विद्युत जो शक्ति है, जल विद्युत शक्ति है, इसके विकास को क्या कहता है आगे कि देन अगेन, एक बार फिर से, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का मतलब हो गया जल आपूर्ति। तो जल आपूर्ति का जो उपयोग है कैन आल्सो पॉसिबल, ये संभव कर सकता है, संभव करता है किसको? द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत जो शक्ति है उसके विकास को। यानी कि यदि हम पानी जल की आपूर्ति को ठीक तरीके से काम में ले तो इससे जल विद्युत जो शक्ति है उसके विकास को भी संभव बनाया जाता है। अब द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब गया इलेक्ट्रिक पावर विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, ये क्या करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा, अत्यंत, और ट्रेमेंडस का मतलब भयंकर, डिफरेंट का मतलब, डिफरेंस का मतलब है अंतर, कि यदि हमारे पास में क्या हो जाए, यदि हमारे पास में विद्युत ऊर्जा हो जाए, विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता हो जाए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। किसमें? टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में। ग्रामीण जीवन में इससे बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा यदि हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसकी उपलब्धता हो तो। और इससे क्या होगा? एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी, और जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, अगर हमारे पास विद्युत ऊर्जा हो तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है टू बी इम्प्रूव्ड, वो भी क्या हो जाएगी? इम्प्रूव का उसमें भी सुधार होगा। इन वेरियस डायरेक्शन, वो भी अलग अलग दिशाओं में। इन पर्टिकुलर, खास तौर पर, इट वुड एनेबल अंडरग्राउंड वाटर, खास तौर पर ये जो भूमिगत पानी है, अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? भूमिगत। खास तौर पर ये जो भूमिगत पानी है, टू बी टैप्ड, इसको भी बाहर निकालेगा, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, वो भी अत्यधिक सीमा में। एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया? सीमा। अत्यधिक सीमा में यह जो भूमिगत पानी है उसको भी बाहर निकालेगा। देन एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में, उसके बजाय, वर्तमान में जितना निकालता है उसके बजाय यह जो पानी है, अंडर भूमिगत जो पानी है उसको भी बाहर निकालेगा। एंड थस, इस प्रकार से हेल्प टू ओवरकम, इस प्रकार से जो यह हेल्प टू ओवरकम, यह विजय पाने में मदद करेगा। द डिफ़िकल्टीज, किस पर विजय पाने में? डिफ़िकल्टीज का मतलब कठिनाइयों को विजय पाने में। अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, जो बढ़ रही है किसकी वजह से? फ्रॉम इरेगुलरिटी, यानी कि अनियमितता, और इन एडिक्वेसी, यानी कि अपर्याप्तता, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, अन्य जो सोर्स है, अन्य जो संसाधन है, ऑफ सप्लाई, किसके? आपूर्ति करने के। तो अन्य जो आपूर्ति करने के संसाधन हैं उनकी अपर्याप्तता या अनियमितता से जो कठिनाई बढ़ रही हैं उन पर भी ये विजय पाने में, उन पर से भी पार पाने में यह मदद करेगा। In other sense, water is the commonest of liquids. In another sense, it is the most uncommon of liquids with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animals and plant life. आगे in one sense, अगर एक ही शब्द में बात करें, यदि एक ही शब्द में, एक ही अर्थ में बात करें तो वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, कि जो पानी है वो सभी लिक्विड्स में, सभी द्रव पदार्थ में सबसे साधारण है। जबकि अगर दूसरे सेंसों में बात करें, दूसरे अर्थों में बात करें तो यह सभी लिक्विड्स में सबसे असाधारण है। इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, यह सभी द्रव पदार्थों में सबसे ज़्यादा अनकॉमन भी है। विद अमेजिंग प्रॉपर्टाइज, जिसमें क्या है? अद्भुत गुणों के साथ। प्रॉपर्टाइज का होता है गुण या विशेषताएं। विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर इट्स यूनिक पावर, इसकी बेजोड़ शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेनिंग, बनाए रखने की, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, यानी कि जानवर और जो पौधे हैं उनके जीवन को। तो जानवर और पौधों के जीवन को बनाए रखने की जो इसके पास यूनिक पावर है, बेजोड़ शक्ति है,
उसके लिए जिम्मेदार है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। द इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, किसकी जांच हो रही है? ऑफ द नेचर यानी कि प्रकृति की। तो प्रकृति की जांच एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी के जो गुण हैं, इसलिए प्रकृति की जांच और पानी का जो विशेषताएं हैं, पानी का जो गुण है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रुचि का है। यानी वैज्ञानिक रुचि वाले जो सबसे ज़्यादा विषय है वो क्या है? प्रकृति की जांच और इस पानी की विशेषता, पानी का गुणधर्म। एंड और इज फार फ्रॉम, जिससे अभी काफ़ी दूर है, फार फ्रॉम जिससे भी काफ़ी दूर है, बीइंग एन एक्सॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, जो अभी भी इसे अनुसंधान की जो समाप्ति का जो क्षेत्र है उससे अभी तक वो काफ़ी दूर है। तो अभी भी इस अनुसंधान की जो क्षेत्र है उसकी समाप्ति से ये काफ़ी दूर है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसके ऑथर है प्रोफेसर सीवी रमन, ये यहाँ समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, आप देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। थैंक यू।